आपका अजोका के साथ एक ताल्लुक क्यों बना? अजोका ने थिएटर का एक नॉर्म्स या थिएटर की जो लैंग्वेज है वो डिसाइड की इस खत्ते में। तो 94 से आई एम पार्ट ऑफ दैट और वहीं पे हमने अजोका को भी पहली दफ़ा जो सीरियस हमने देखा वहीं देखा और वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हो गई इनसे। आई थिंक मेरी मदर ने मुझे अच्छा। फीस के लिए सपोर्ट किया और मेरे नाना ने। हमने एक कॉन्फ्रेंस अभी की जो 100 ईयर्स ऑफ लाहौर सिनेमा और हम नाटक करते हैं। आप लोग मिले कैसे? ओह ए मुश्किल दुनिया में ना यूथ के लिए या यंगस्टर्स के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। औरत को स्ट्रांग करेंगे तो आप हेल्दी नेशन बनाएंगे ना। पंजाब यूनिवर्सिटी ना एक मिनी पाकिस्तान है, तो जितना कुछ चैलेंज पाकिस्तान में उतना पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बाद में जो यूथ है वो मेरे से वैसे आगे हैं काफ़ी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में उसमें बहुत आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अजोका पॉडकास्ट। मैं आपकी होस्ट फ़िज़ा जमाल आपके लिए एक और मेहमान लाई हूँ जो अजोका के, शाहिद नदीम के, मदीहा गौहर के बहुत पुराने जानने वाले हैं, अहमद बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल अभी आजकल जहाँ होते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट एट द पंजाब यूनिवर्सिटी एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हेयर। थैंक यू। और इससे पहले की जो इनकी जर्नी थी हम उनके बारे में बात करेंगे एंड हाउ डज़ वन बिकम अ चेयरमैन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट, हम उसकी बात करेंगे। साथ में अजोका के साथ ये कितना इन्वॉल्व रहे हैं, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं अजोका के साथ, हम उस पर भी बात करेंगे। सो वेलकम, सो हैप्पी टू हैव यू हेयर। बहुत शुक्रिया जी। I'm also very happy and it's a very privileged, I'm feeling myself very privileged कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप के सामने हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो पहले तो मुझे बताएं कि आपको मैं हमारे घर भी आते जाते देखती रहती हूँ। यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ अजोका, यू आर अ रेगुलर पार्टिसिपेंट इन अजोकाज एक्टिविटीज़। तो आपका अजोका के साथ एक ताल्लुक क्यों बना? हाँ, बेसिकली पिछले 40 साल से एक तो कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है थिएटर की और इतना रेगुलर थिएटर किया है जिसके ज़रा हमने देखा भी उनको करते हुए और देखने से भी आप लर्न करते हैं। फिर हमने उनके साथ जैसे मदिया आपा के साथ या शायद साहब के साथ एक इंटरेक्शन रहा मुख्तलिफ़ जगहों पे। मुख्तलिफ उन्होंने फेस्टिवल्स भी किए, जैसे पंचपानी फेस्टिवल था उसमें हमने परफॉर्म किया। फिर और ये वो लोग थे जिन्होंने एक तहज़ीब भी सिखाई कि कैसे देखना है, ये कैसे एक्ट करना है, ये कैसे, यानी बेसिकली अजोका ने थिएटर का एक नॉर्म्स या थिएटर की जो लैंग्वेज है वो डिसाइड की इस खत्ते में। और कहाँ पे डायलॉग आएगा, कहाँ पे अब गाना आ जाएगा, कहाँ पे म्यूज़िक है, कितने एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे विच इज़ इंडिजिनस और कितने हैं जो फॉरेन उसके एलिमेंट्स हैं जो उसमें आएंगे, जिससे एक इंटरेस्टिंग बनेगा खेल। तो ज़ाहिर है बीइंग अ किड भी आप वॉच करते हैं बच्चों मतलब एक स्कूल गोइंग के तौर पे भी आप थिएटर देखते हैं तो आप इंजॉय करते हैं इनका थिएटर। फिर ये है कि आप जब खुद से कुछ थिएटर करने लगते हैं तो फिर भी ये वाले रेफरेंसेस आपके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होते हैं और ये हमें एक रास्ता समझाते हैं कि किधर जाने हैं। तो थिएटर से मुझे एक मोहब्बत सी हो गई थी शायद अजोका की वजह से भी। और थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है फैज़ान साहब का भी जिक्र करूँगा, फैज़ान पीरज़ादा, जिन्होंने वो रफ़ी पीर वर्कशॉप या रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल किया। तो हम उसमें इनिशियली तो पपेट का उन्होंने किया था, तो उसमें हम एज ए पपेटियर या कुछ ऐसे जैसे आवाज़ निकाल के कुछ बना सकें, कोई उस तरह की चीज़, वो हम 92 में उनका पहला हुआ था। तो 94 से आई एम पार्ट ऑफ दैट और वहीं पे हमने अजोका को भी पहली दफ़ा जो सीरियस हमने देखा वहीं देखा और वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हो गई इनसे, क्योंकि ये रेगुलर व्हेन यू वांट टू लर्न फ्रॉम समबॉडी और आप सुनना भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो वो लोग जो बड़े वेलकमिंग होते हैं, जो खुद आपके लेवल पे आपको बात कर सकें, ज़ाहिर है वो आप उनके करीब हो जाते हैं। तो शायद साहब एक उस तरह की मतलब वो मेरी बेटी के लिए भी उतने ही फ्रेंड है जितने मेरे लिए फ्रेंड हैं और वो शायद हर किसी के लिए उतनी फ्रेंड है। तो ये इस तरह का बंदा होना आपके साथ मौजूद हो तो वो उसके साथ बंदा वैसे ही जुड़ जाता है। तो ये शायद साहब की बड़ी खूबी है कि वो आपको महसूस ही नहीं होने देते कि एक स्टार है आपके इर्द गिर्द और एक सेलिब्रिटी फिर रहा है और आप उसको मतलब ही इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, जैसे कोई एक दोस्त होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी फैमिली में था कि आर्ट्स के साथ, कल्चर के साथ एक लगाव था, या ये ऐसा ट्रैक है जो आपने खुद अपने लिए चुना?
इनफैक्ट मेरे फादर तो इसके खिलाफ ही थे, हम्म। और मेरे ख्याल है ज़्यादातर पेरेंट्स इसके खिलाफ ही होते हैं इस फील्ड के। तो लेकिन मेरे ख्याल है जो पेरेंट्स का बेसिक बुनियादी जो उनका है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि उन जॉब सिक्योरिटी हो या आपका फ्यूचर सेफ हो। और इस फील्ड में ज़ाहिर है फ्यूचर सेफ नहीं है, बल्कि जो हमारे दोस्त कैमरे पे या कोई और जो लोग काम करते हैं इस फील्ड में, वो ऐसे ही है जैसे रोज़ एक कुआं खोद के रोज़ पानी पीने वाली बात है। तो पेरेंट्स जो है ना वो नहीं चाहते कि इतनी मेहनत वाला, या उनके लिए उनको एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो मेरे फादर वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट समहाउ मेरी मदर ने कुछ सपोर्ट किया, तो मैंने उनको बगैर बताए ही ना ले लिया था एडमिशन। अच्छा, कहाँ पे भला? मैंने मतलब ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो है, आई वाज अच्छा। बेसिकली 90 में मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैं आया था। तो फिर वो पढ़ते गए यहाँ पे, तो उनको थर्ड ईयर तक फिर नहीं पता था कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो फीस जब वो भरते थे तो पूछते नहीं थे? नहीं, मेरे फादर वाज मैं असल में कहानी हो जाती, मैं मेरी एडमिशन था वहाँ पे यूईटी में इंजीनियरिंग में, विच आई डिड नॉट रियली लाइक। मेरे फील्ड करीब नहीं था दिल के बहुत वो। तो मैंने वो, उनको यही पता था, या उनको ये था कि शायद मैं बीएससी कर रहा हूँ या कोई ऐसे, तो इज़ नॉट वेरी कीनली उन्होंने इतना नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो वो फीस भरते जाते थे हर सेमेस्टर और उनको लगता था अब यूईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। उन्होंने फीस, आई थिंक मेरी मदर ने मुझे फीस के लिए सपोर्ट किया, और मेरे नाना ने उसमें वो ज़्यादा उन्होंने देखा। और फिर जब मैंने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक आते हुए मैंने टॉप किया था, तो गोल्ड मेडल जब आपको मिलता है तो फिर वो खबर छुपती नहीं है। तो वो खबर फिर फैल गई, तो उन तक भी पहुंच गई। तो मुझे था कि शायद इस पर कोई डांट छंट पड़े, लेकिन वो इस पर बड़े खुश हुए कि टॉप किया है। तो वो फिर एक तरह की उनको तसल्ली होगी उस बात के ऊपर। तो वो फिर एक सिलसिला चलता रहा। तो दैट वाज माय जर्नी इनिशियली जो है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी माशरे में ना इट्स नॉट अ वेरी कंड्यूसिव फील्ड, लोग उस तरह से आ नहीं सकते। फीमेल्स तो फिर भी कुछ प्रेफर कर लेती हैं इसमें, लेकिन मेल जो है ना उनके लिए स्ट्रगलिंग है, ये कैरियर बड़ा डिफिकल्ट है ये। लेकिन अगर आप चाहें कि ग्रो करे मुल्क, तो दीज काइंड ऑफ फील्ड्स जिसमें ना आपको यूथ चाहिए आपकी, और जो इसमें एंगेज हों लोग। तो हम ये चाहते हैं कि लोग इस तरह के फील्ड्स में आएँ, और वो अब शायद आते जाएं, वक्त के साथ साथ खुलेगा ये फील्ड तो और ज़्यादा आएंगे। क्योंकि जो पिछले 10 साल है ना उसमें, और स्पेशली कोविड के बाद, ग्राफिक डिज़ाइन या जो हमारा ये फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ऑडियो विजुअल हो गई हैं, और हमारे स्टूडेंट्स की जॉब रेशो भी बढ़ गई है, उसमें काफ़ी बेहतर हो गया। पहले भी काफ़ी था, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छा हो गया इसमें। सो आपके चैनल के हवाले से या इस के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस फील्ड में आना चाहिए, लड़कों को स्पेशली आना चाहिए। जी, आपने भी सही बात की है कि आर्ट्स और ये क्रिएटिविटी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें वाकई लड़के कम आते हैं। क्लासरूम्स में आमतौर पे ये होता है कि इफ़ देयर इज़ लाइक 80% गर्ल्स एंड देन देयर विल बी 20% ऑफ बॉयज़, मगर अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो वहाँ पे ये रेशो ऑपोजिट हो जाता है। हो सकता है ये भी कहा जाता है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये एक फेमिनिन क्वालिटी होती है, वो औरतों के अंदर हो मर्दों के अंदर, इट्स अ फेमिनिन क्वालिटी, एंड टू बी एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चंस एंड दोज लॉजिकल थिंग्स, इट्स मोर ऑफ अ मैस्कुलिन क्वालिटी। आई डोंट एग्री, मगर ये एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की जाती है कि शायद इसलिए औरतें यहाँ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं और मर्द वहाँ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मगर ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि जॉब सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए भी हो सकता है कि ये लड़के लड़कियां इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज करें, और पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि इसमें पेरेंट्स का है। प्लस ये बात आप ठीक करें कि एक ख़ास तरह की क्रिएटिविटी के लिए या एक चीज़ों को उस तरह देख लेने के लिए औरत की नज़र चाहिए, और उसमें फीमेल का जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा कीन होता है, और वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट होता है। और मेरे ख्याल में मेल को सीख लेना चाहिए ये। There's no harm. तो उन्हें आ जाना चाहिए ये, उनको देखना चाहिए कि कैसे। लेकिन नॉर्मली डिटेल्स में नहीं देखते मेल, मुझे इस तरह लगता है। और डिटेल्स में ही तो कहते हैं ना कि खुदा तो डिटेल्स में है, तो देखना चाहिए उस तरह से। तो देखने वाली कहीं कहीं नज़र होती है, क्योंकि इट्स अ गॉड गिफ्टेड वैसे।
तो फीमेल्स की क्रिएटिविटी पे कोई वो नहीं मैं कह सकता, इट्स वंडरफुल, लेकिन मेल को ये क्वालिटी सीख सकता है वो। जहाँ से मिले ले लें मेरे हाँ ख्याल में। हाँ। अच्छा, आपकी बीवी वो भी बहुत टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो फोटोग्राफर हैं, तो उनसे मुलाकात कैसे हुई? आप एक्टिवली ढूंढ रहे थे कि आपके सिमिलर इंटरेस्ट वाला ही आपको लाइफ पार्टनर मिले, या अल्लाह आप पे इतना मेहरबान हुआ कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर सामने ला के खड़ा कर दिया? नहीं, ये तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हम्म। कोई दुआ लग गई या कोई नेकी काम आ गई, आई डोंट नो, बट टू हैव अ पार्टनर लाइक दिस जो कि आपके लिए इतना सपोर्टिंग हो, या आपकी यानी मुझे कहना नहीं पड़ता बहुत सी चीज़ों को, ज़ाहिर है वो पहले ही अंडरस्टैंड कर जाते हैं इस बात को कि ये फील्ड है और ये मुश्किल फील्ड है जिसमें आप जैसे अभी ये वाली भी हम काम कर रहे हैं, तो इसमें टाइम का करना या इस तरह से मैनेज करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी का प्रोसेस 9 to 5 तो नहीं होता, ये तो ऐसे ही। कभी भी कोई एक इल्हामी कैफियत भी हो सकती है। तो उसमें फिर इस तरह का अगर आपको आई थिंक ये एक बहुत ही अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये बहुत ब्लेसिंग है अल्लाह की। और उसमें थोड़ा सा आयशा का बताऊं कि आयशा इज़ अ वंडरफुल फोटोग्राफर, और वो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छा उनका काम है। और उनका काम जो है वो ये जो जनेवा में वहाँ पर वो जो यूनिसेफ की बिल्डिंग है वहाँ पर भी उनका 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 काम वहाँ पे भी, वंडरफुल फोटोग्राफर। और उनका उसके अलावा उनका जो एडवर्टाइजिंग का करियर है वो भी ज़बरदस्त है, और टीचिंग भी उनका है। तो शी इज़ अ मल्टी फैसेटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और वो ख़ुद भी बड़ा समझती हैं सारी चीज़ को। तो मैं तो हर चीज़ में उनसे फिर मशवरा भी ले लेता हूँ उस पर कि क्या कर रहे हैं। और वो जो ख़ास एंगल, जिस तरह मैंने कहा कि एक फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट एक नज़र होती है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वो पर्सियंस के लिए बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ कि इसको ज़रा आप इस एंगल से देखें तो वो एडिड हो जाता है, तो हमें उसका फ़ायदा होता है। तो अभी जैसे रिसेंटली कॉन्फ्रेंस पे मैं अगर आऊँ कि हमने एक कॉन्फ्रेंस अभी की जो 100 Years ऑफ लाहौर सिनेमा, और हम नाटक करते हैं पिछले 30 सालों से हम नाटक करते हैं। तो आयशा उसमें पिछले जब से मेरे साथ हैं वो, तो वो उसमें बड़ा एक्टिव उनका रोल होता है। और बाज़ दफ़ा वो नज़र नहीं आ रहा होता रोल, क्योंकि वो पीछे है, पर्दे के पीछे है और बैक स्टेज है। तो बैक स्टेज तो पता ही नहीं लगता, लेकिन अगर वो निकल जाए तो वो जो सामने इतना कुछ हम कर रहे हैं कुछ भी नहीं वो होगा, भी नहीं नजर आएगा, वो नज़र ही नहीं आएगा। तो वो बहुत ही एक उनका क्रूशल उसमें रोल होता है। और नॉर्मली हमारी प्रोडक्शन में भी और हमारे बाकी भी जितने हम एक्टिविटी को कर सकते हैं, तो शी इज़ पार्ट ऑफ इट। और जो वो एक्टिविटी करी होती है, मैं नहीं लगता कि उतना उसमें हिस्सा ले सकता हूँ तो ये आई थिंक उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। आप लोग मिले कैसे? वो है मुश्किल मुश्किल सवाल है। इतना हमारे पहले मिले कि भूल भी गए? नहीं भूल तो भूलने का नहीं है इसमें, क्योंकि आयशा वाज स्टूडेंट, वो वहाँ पे थी हमारे उधर, लेकिन मेरी उनसे उस तरह मुलाकात नहीं थी। मेरे उनसे ज़्यादा हुआ जिस वक्त उन्होंने टीचिंग शुरू की है, जब से एड एजेंसी में वो आई ना, तो एक वो कैंपेन थी जिसमें कुछ एग्जीक्यूट ने किया, तो हमने वो किया, तो उसमें हमारा, और फिर कुछ फैमिली का भी उसमें, उनकी मामी हैं जो हमारी अमजद इस्लाम अमजद का जिक्र करूँगा कि वो भी हमारे क्लोज रिलेटिव्स में थे। तो वो हमारे कुछ इस तरह के ब्रिज बन गए कि हम उसमें हम इकट्ठे हो गए उसमें। और वो एक ख़ास तरह के फेज़ में हम मिले जिसमें वो अल्लाह, मैं समझता हूँ इट्स ऑल इन द टाइमिंग। हाँ, वो अल्लाह ताला की तरफ से फिर बहुत सारा कुछ होता चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें तो आप प्लान नहीं कर सकते, वो हो जाती हैं, और बस आप शुक्र ही कर सकते हैं उसके लिए। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपने स्टोरी सुनाई। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये अल्लाह की रहमत होती है कि आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपके काम को समझे और आपके काम को और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। सो लेट्स टॉक अबाउट योर इन्वॉल्वमेंट विद अजोका। अभी रिसेंट इन्वॉल्वमेंट जो थी वो हमारा जो इंटरनेशनल दोस्ती फेस्टिवल हुआ था, जिसमें हमारे पास कोई 8-9 ममालिक से लोग आए थे, और 10 countries I think. Yeah. And we had like a 9-day festival, right? It was very hectic for us as well. मगर आपने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपने अजोका को सपोर्ट किया उसमें रह के। और फिर उसमें एक हमने इवेंट किया था गाज़ा मोनोलॉग, जो पहले भी हम करते रहे हैं, उसमें भी किया था। उसमें आपने
खुद लिखा था या खुद ट्रांसलेट किया था, मुझे कुछ ऐसा समझ में आया था जी जी कि जी जी उसके उस बारे में प्लीज़ बताएं। बेसिकली तो ये शाहिद साहब का आइडिया था, और शाहिद साहब को मैं इसमें बड़ी दाद देता हूँ कि वो कुछ इस बड़ी नॉर्मल चीज़ों में से समटाइम बड़ी यूनिक चीज़ वो निकालते हैं। तो ये गाज़ा मोनोलॉग्स, और स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जबकि इतना सारा फ़लस्तीन में ये सारा हो रहा था, तो उसमें उन्होंने कंसीव किया कि हम ये जो मोनोलॉग्स हैं इनको उर्दू में और पंजाबी में ट्रांसलेट करें और उसको हम पेश करें। तो मैंने वॉलंटियर किया उसके लिए। तो मैंने एक नज़म इन्होंने मुझे भेजी, तो वो मैंने उर्दू में की, जो मेरे साथ आयशा ने परफॉर्म की। और एक और नज़म थी, वो मैंने बाई चांस मुझे वो भी दूसरी भी इन्होंने की, तो वो मुझे पंजाबी में मैंने उसको किया। तो वो पंजाबी वाली बड़ी लोगों को पसंद भी आई। उसने मुझे शायरी में भी मुझे डाल दिया, क्योंकि वो इट्स बेसिकली मैंने उसको कोशिश की कि वो एक थोड़ा सा उसका जो अंग है या जो उसका स्टाइल है वो हमारी जो उर्दू पोइट्री या पंजाबी पोइट्री है उसकी तरह हो। तो थोड़ा मैंने पोइटिक उसको रखा। आप थोड़ा सा, अगर आपको याद हो, आप थोड़ा सा अगर सुना नहीं दें। याद है, बिल्कुल याद नहीं है। ये तो अच्छा। पहले बताते तो मैं ले आता हाँ साथ। इस वक्त नहीं याद मुझे, हाँ, क्योंकि भूल जाता हूँ। इट्स ओके। हाँ। हाँ, लेकिन इट वाज बेसिकली पंजाबी में वो है ना, एक बच्चा है जो बात कर रहा है कि स्कूल में था वो, तो वहाँ पे बम धमाका होता है। तो उसमें पंजाबी में वो कहता है कि मैंने उस तरह लिखा है कि जंग च मैनू पहला धचका उदों लग्या ਜਦੋਂ मैं अपने स्कूल ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें वो एक ये मुझे थोड़ा सा याद है, बाकी वो पूरी लंबी नज़म है। वो मैंने सुनी थी, मैंने तो सारे ही गाज़ा मोनोलॉग अटेंड किए जी हैं जी जी उनका। उसके बारे में थोड़ा मफहूम दूँ, वो जब फ़लस्तीन और ये इसराइल का मसला अभी भी चल रहा है वैसे, और जब पीक पे था तो अजोका को अप्रोच किया गया कि एक्चुअल पैलेस्टीनियन लेटर्स रिटन बाय द किड्स, द वुमेन, द मेन, कि वो जंग में उनके साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या गुजरी है। तो एक तरह की आप बीती उनकी, जो हमने फिर पाकिस्तान में लोगों तक पहुंचाई। अब वो अरबी में मोस्टली होती है, तो इसलिए उसकी जो ट्रांसलेशंस हैं वो हमने इंग्लिश, जैसे इन्होंने बताया, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी में करवाई। तो इनकी ये वाली जो रीडिंग थी, जिसमें अभी जिसके इन्होंने थोड़ा सा वो बताया, वो इतनी पावरफुल है, और आपकी आवाज़ भी ऐसी है जो ना जब आप इसको चाहें तो वो एक गूंजती है, तो वो दिल लरज सा जाता है। जब मैंने पहली दफ़ा सुना तो तब मैंने ख़ास तौर पे पूछा, मैंने कहा कि ये भी किसी ने लिखा है क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो थोड़ा पोएटिक फ्लेयर आपने खुद डाला हाँ, था मैंने उससे उसमें। किया है जी, बिल्कुल। तो वो और उसमें भी शायद साहब को ज़्यादा क्रेडिट, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे नहीं इस तरह ही चलाओ इसको। जाहिर है वो एक जब उस्ताद होता है तो वो उस चीज़ को चमका देता है ना, वो उसको कहता है यहाँ पे। तो उसमें शायद सब मौजूद हैं उसमें, उस नज़म में। ऐसा नहीं कि वो सारी मैं ऑन कर लूँ, उसमें शायद साहब का बहुत हाथ है उसमें। हाँ, तो that और was वो like हाँ, a और फिर ये job कि well done. हाँ और फिर ये कि पूरा फेस्टिवल जो किया, इट्स मतलब पिछले 6 महीनों से, शायद 8 महीनों से शायद सब लगे हुए थे लगातार, और ओह जो या का के सब लोग उसमें शामिल थे। इट वाज अ वेरी ह्यूज टास्क, या और बहुत बड़ा इन्होंने ये काम किया। और उसमें जो लोग वहाँ से आए ना, जो एक अमेरिकन जो 2 परफॉर्मर्स थी, उन्होंने एक वो जो बच्चों के साथ यहाँ हाँ, एक बनाया workshops थिएटर, की वो थी। बड़ा ज़बरदस्त थिएटर बनाया उन्होंने। और उसमें जो उन्होंने एक सवाल पैदा किया, और एक जो, क्योंकि रेजोनेंस आना, ऑडियंस को क्या पकड़ लेना और ऑडियंस के साथ जुड़ जाना। वो सवाल थिएटर क्या था, ज़रा ऑडियंस के लिए भी क्लियर करें। बेसिकली उन्होंने ये फेमिनिज्म पे बेस्ड है ना, और उसमें सवाल ये पैदा होता है कि औरत का क्या हकूक है, या क्या हम वो हकूक उसे देना चाहते हैं नहीं। तो उन्होंने ये सवाल ऑडियंस पे कर दिया कि आप क्या, कितना दे सकते हैं या क्या आप कर सकते हैं। और अंदर ऑडियंस में ज़ाहिर है ख़वातीन भी बैठी हैं और मर्द भी बैठे हैं, तो फिर उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस। सो आई एंजॉयड दैट। बड़ा अच्छा पीस वो बनाया था। और फिर उसके बाद और भी मतलब उसमें बड़े इंटरेस्टिंग पीसेस पूरी दुनिया से ज़ाहिर है वो लोग थे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क थे। और
इस तरह की जो एक्टिविटी जिसमें बाहर से लोग आ रहे होते हैं उसमें ना लर्निंग के बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो यंगस्टर्स बड़े उसमें एंगेज हुए और आई थिंक दिस इज सक्सेस के, और यंगस्टर्स इसमें जुड़े। फिर ये कि एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है हमें बताना कि दुनिया में ना यूथ के लिए या यंगस्टर्स के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यानी क्रिकेट तो एक प्लेटफॉर्म है ना, और दूसरा प्लेटफॉर्म थिएटर या स्पोर्ट्स में कुछ और, जिमनास्टिक, फलां फलां फलां, मतलब इट्स अ ह्यूज, एक पूरा एक पैराफिनेलिया है कि पूरे अपने यूथ में बहुत कर, एक दिन में बहुत कुछ कर सकता है जो यंग बच्चा है। उसको साइकिलिंग का भी है, उसने कहीं जिमनास्टिक भी करनी है, उसने जाके कहीं पे कोई शायरी भी कर देनी है, कहीं म्यूजिक भी करेगा, तो उसमें एनर्जी है वो सारा। तो हम अपनी यूथ को एंगेज नहीं कहीं कर रहे। तो ये एक जोका का एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, या और लोग जो थिएटर कर रहे हैं उनका ये कंट्रीब्यूशन है कि वो एक कम से कम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यूथ को एंगेज करने के लिए। हेल्दी प्लेटफॉर्म। हाँ, हेल्दी प्लेटफॉर्म ना, क्योंकि बेसिकली यही सारी एक्टिविटीज हैं ही नहीं ना हमारे। अब अगर थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ तो क्रिकेट है, वो भी अब ग्राउंड में नहीं होती। अब उन्होंने वो बड़ी VR वगैरह भी है तो, हाँ वो नहीं, ये जो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक स्टेडियम में 50,000 60,000 बंदा बैठ के किसी चीज को जब देखता है तो कौम बनती है ना। कौम बनती है कलेक्टिव मेमोरी से। तो कलेक्टिव मेमोरी वाले कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं बचे। आप गौर कीजिए, क्रिकेट पिछले 10 12 15 साल में हुई नहीं, अभी जो हो रही है तो वो भी बड़ी बैरियर्स के अंदर। क्या अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने देखा बच्चों को, क्योंकि मैं बहुत इनमें रहता हूँ यूथ के साथ, तो वो उनके पास जुम्मे की नमाज एक एक्टिविटी है और उसके बाद तीसरी एक्टिविटी कोई नहीं है। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन वहाँ कि हम अपनी यूथ को दे क्या रहे हैं। हम कहते हैं 60% यूथ है, तो उसके लिए कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए ये इंडिविजुअल लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो ये तो कमाल है इनका कि ये कर रहे हैं। लेकिन इसको यानी कि गवर्नमेंट के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इसमें एंगेज होके इसको लार्जर देन लाइफ जाना चाहिए था एक्टिविटी। हाँ, तो इसको और बहुत सारा और यानी मैं यूके में रहा हूँ फॉर माई PhD, तो उसमें हर जगह पे ग्राउंड्स हैं और हमारे भी यहाँ पे हैं, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है उस तरह से। और लड़कियों को तो खेलते मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा। और वहाँ मुमकिन ही नहीं है यूके में कि ना हो। तो फीमेल्स का जो फुटबॉल है या उनकी जो, तो ये चीज़ें जिस पे हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए क्या इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं। तो उसमें जोका जैसे जो, मतलब ये जहाद है बेसिकली। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और मुझे भी याद है जब मैं छोटी होती थी, या जब मेरी भी फ्रेंड्स सारी, हम छोटे छोटे होते थे, हम प्लेग्राउंड जाते थे बैक इन द डे। अब मैं भी उस जनरेशन में आ गई हूँ जो कहती है हमारे बचपन में तो मगर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये आया कि जब so my father we had to, because of my father's job we had to move a lot. तो जब हम ऐसे स्टेशन पे आए जहाँ पे प्लेग्राउंड्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे मेरी अम्मी घबराती थी मुझे बाहर भेजने से। तो वो मेरे लिए एक इतना बड़ा लर्निंग कर्व था कि अच्छा अब मैं कुछ स्टेशंस पे, मतलब कुछ सिटीज़ में मैं आराम से जाके खेल सकती हूँ बाहर, बट कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पे ख़वातीन तो नहीं, मतलब बच्चियों के लिए प्लेग्राउंड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं। बच्चों के लिए करते हैं, बच्चियों के लिए नहीं करते। तो वो भी एक मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और फिर आप यकीन माने उसके बाद ऐसा मैं डीमोटिवेट हुई हूँ या क्या हुआ है कि मैंने खुद अपनी मर्जी से प्लेग्राउंड जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर जब हम किसी और स्टेशन पे गए तो वहाँ पे, क्योंकि मेरी फैमिली में ये स्पोर्ट्स को बड़ा अच्छा समझा जाता है, फिर कहीं एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट में, एक बंद टाइप इन्वायरमेंट में मैंने स्पोर्ट्स को वापस से शुरू किया और कॉलेज में फिर उसको लिया। मगर ये आपने अच्छी बात की है कि यूथ तो चलो एक तरफ, बट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द गर्ल्स एंड देयर एक्टिविटीज़। तो आप ऐसा इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि आपकी खुद की एक बेटी है इसलिए आपको इस चीज़ की परेशानी हो रही है, या हमेशा से आपके ज़हन में? नहीं, मैंने बात की ना यूके में जब मैं था, तो मुझे बड़ा शौक लगता था कि यहाँ पे ना ये कल्चरल शौक है ना, कि इट्स एन एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चियाँ खेल रही हैं और वो स्ट्रांग हैं उन बच्चों से जब वो मतलब 6 गोल मारे ने कुड़ियां दी टीम ने। तो ये मतलब ये आई थिंक आई मिस्ड इट ओवर हियर। तो मुझे लगा, मैंने क्योंकि मेरा वो एक्सपोजर वहाँ हुआ, तो उससे मैंने देखा कि अच्छा ये, इसलिए वो हेल्दी नेशन आप बनाते हैं ना, क्योंकि आप औरत को स्ट्रांग करेंगे तो आप हेल्दी नेशन बनाएंगे ना।
अदरवाइज तो आप हेल्दी नेशन नहीं बना पा रहे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। और इसी तरह ये जो हमारा जैसे अब फील्ड है इसमें जैसे आर्ट्स की अब थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे औरत की उसमें भी दोनों चीज़ों में ना आज़ादी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सप्रेशन की आज़ादी दें, आप खेलने की आज़ादी दें, आप डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें और आप रास्ता बताएं कि ये रास्ता है इसको करने का। जब आप किसी चीज़ को बंद कर देते हैं तो फिर आपने रास्ता ही बंद कर दिया। और रास्ता बंद कर देने से कभी ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, कोई और चीज़ उसकी जगह ले लेती है। क्योंकि बेसिकली साइंस का असूल है कि वैक्यूम जो है वो नहीं रहता। अगर आप वैक्यूम बनाएंगे तो वो तो फिर खला जो है वो किसी गन से भर जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो बेसिकली जब आपने यानी आपके आर्ट्स या साइंस ये ग्रो नहीं किए या क्योंकि कलेक्टिव है ना। सिनेमा की अभी थोड़ी सी बात अगर मैं करूं कि सिनेमा क्यों, तो सिनेमा बेसिकली एक कोलैबोरेटिव स्पेस है जहाँ सारे आर्ट्स इकट्ठे होते हैं। थिएटर की बेसिक पहली शक्ल तो थिएटर ही है, तो पहली मोहब्बत तो थिएटर ही है। लेकिन थिएटर को जब कन्वर्ट किया गया है विद टेक्नोलॉजी तो पहली कहानियाँ जो बनी सिनेमा पे वो थिएट्रिकल कहानियाँ थी सारी। और थिएटर की एक हिस्ट्री है, वो तो ग्रीक से चल रहा है और इंसानी तारीख जितनी पुरानी है उतना पुराना थिएटर है। तो वो मौजूद है, कहानी कहने का जो चीज़ है वो मौजूद है और टेक्नोलॉजी एक आज की दुनिया की चीज़ है। तो मेरा ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बड़ी अहम थी कि कहानी कहना, फिर थिएटर हम कर ही रहे थे, थिएटर हमें बस वो था, और फिर उस कहानी को टेक्नोलॉजी के साथ जब आप जोड़ते हैं तो यूथ जुड़ जाता है उसके साथ। बिकॉज आई वांट कि यूथ हमेशा हम पढ़ाने में भी ये देखते हैं कि जहाँ टेक्नोलॉजी आती है वहाँ यूथ जुड़ जाता है। शायद इस तरह भी होता है कि अगर कंप्यूटर सामने रख के कोई बच्चा काम कर रहा है भावें खेड़ ही रहा है तो माँ प्यो कहते हैं काम कर रहे हैं। तो सो एक शायद टेक्नोलॉजी का हमारे एक परसेप्शन भी है इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर भी, कि जब टेक्नोलॉजी है दैट मीन्स कि कोई काम किया है। इट्स बेसिकली टेक्नोलॉजी की एक ख़ास ये डायमेंशन है। तो उस वजह से मुझे लगा कि ये कोलैबोरेटिव है। और मैं जब गया पीएचडी के लिए तो मेरा जो टॉपिक था वो, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ है और ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक एक है, तो मैंने एक क्रिएटिव ये और थिएटर भी किया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं आपके थीसिस में ना। तो मेरा पीएचडी जो था वो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द आर्ट ऑफ मूवी मेकिंग था। तो आई बीन द फर्स्ट पर्सन टू डू अ पीएचडी इन द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, और वो भी न्यू मीडिया के साथ, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें अब ये टिकटॉकर्स और ये चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं और एआई आ रहा है और सारा। तो हमने ये बात 2013-14 में जब मैं पीएचडी कर रहा था उस वक्त हमने ये किया। तो सिनेमा का उस वक्त से मेरे जहन में था कि 100 साल 2024 में पूरे होंगे, तो 23 से आई वाज वर्किंग ऑन दैट कि हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, 24 में करें या किस तरह। तो वो 25 जनवरी में, फिर जनवरी 2025 में हम ये करने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो यूके से लोग थे, इंडिया से ऑनलाइन थे, उसके अलावा मतलब इट्स ट्राई किया कि कुछ उसमें आ जाए। उतना बड़ा तो नहीं कि बहुत सारे मुल्कों से नहीं हम बुला, लेकिन जाहिर है कि इट्स अ बिगिनिंग। और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस तरह की, जिसमें कि हमारा सिनेमा जो लाहौर का सिनेमा था। अच्छा, इसमें एक और बड़ा सवाल था कि पाकिस्तान को तो शायद 77 साल 78 साल हुए, तो ये आपने 100 साल किस तरह कर दिए? मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं बाद में पूछूं। हाँ जी प्लीज़ आप। तो उसमें मैं वो यही था कि बेसिकली लाहौर का जो सिनेमा है दैट इज़ 1924 पहली फिल्म थी। और अच्छा अजीब बात, ये फिल्म का नाम था डॉटर्स ऑफ टुडे। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, डॉटर्स ऑफ टुडे, और इट वाज अ फिल्म मेड इन 1925 लाहौर में। अच्छा, फिर लाहौर में ही राज कपूर साहब भी, दिलीप साहब भी, जो वहाँ से आते थे लोग पेशावर से, तो उनका फिर देवानंद साहब और ये ओम प्रकाश वगैरह जीसीडीसी से। तो ये लाहौर एक बड़ा अच्छा, एक तरह, पड़े में? हाँ जी, ये थे ना वहाँ के। तो ये उसमें फिर ये लोग ना लाहौर एक तरह का मैग्नेट था, और लाहौर में ये ख़ास तरह का मैग्नेट मौजूद है। आज भी लाहौर ना एक मैग्नेट शहर है, लेकिन ये मैग्नेट थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैग्नेट को काटते जाते हैं ना, सोसाइटी को जितना हम सेग्रीगेट करते जाते हैं, उतनी उसका मैग्नेट वीक हो जाता है। तो बेसिकली सोसाइटी के अंदर ये जो हम डिवीजन्स की कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाज़ दफ़ा अपने सेक्रेटेरियनिज्म में, बाज़ दफ़ा अपने पॉलिटिकल है या सोशियो इकोनॉमिकल बैरियर्स भी हैं। तो अगर जितना वो हम कम कर सकेंगे उतना ज़्यादा ये मैग्नेट रहेगा। और उस वजह से ये सिनेमा था, ये शहर जो था ना, इसमें क्योंकि लोग जुड़ जाते थे आके यहाँ पे। वही आपके वाली बात है, कलेक्टिव मेमोरी ही है जो एक कॉम बनाती है। बड़ी प्यारी बात है, ये मैं खुद भी बोलती रहूँगी जी। तो अभी वही बात है कि इस कलेक्टिव मेमोरी को इतना आलूदा कर दिया है इन चीज़ों से जिनका आपने जिक्र किया है कि
अब वही वो कॉम वाली फीलिंग नहीं आती। अभी जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ, इंडिया में अभी बॉलीवुड में ना उन्होंने अपने रिपब्लिक डे पे फिर से एक नेशनलिस्ट फिल्म निकाली है, जो 6 सितंबर की जो जंग थी हम्म। उसके ऊपर ना अपने पायलट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें तो यही सिखाया गया है, हमें बताया भी गया कि हमारे पायलट्स ने असल में बहुत कमाल काम किया था। वो एम आलम रोड, हाँ, मैं वो वाला जी वर्ल्ड बिल्कुल। रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन पे बनी है। हम्म। फिर अफसोस इस बात का भी हुआ कि वो भी तो चलो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनकी उनका मुल्क भी जानता है प्रोपेगेंडा चल रहा है, मगर ऐसे इम्पोर्टेंट डेज पे एक ऐसी फिल्म रिलीज करना जिसकी हिस्टोरिक वैल्यू भी हो, which again is a collective memory, which again is a reason to bring people together in a cinema hall and revive that memory, सच है झूठ है जो भी है, at least it makes you proud to be an Indian over there, and for us if it was happening over here we would feel proud to be a Pakistani कि अच्छा these are our heroes and all। हम्म। तो वो आप बिल्कुल सही बात करें, वो सिनेमा ऐसा डिटीरियोरेट किया है बिकॉज ऑफ these factors, the factors you said कि वो जो डिवाइड आ गया हमारी सोसाइटी में। दैट इज, कहने के लिए, बात कहने के लिए ना आपको हाँ, ऑडियंस चाहिए। ऐसे और ही। ऑडियंस चाहिए वो जो आपके एक्सपेरिमेंट को या आपकी बात को सुन सके, उसको थोड़ी देर बर्दाश्त कर सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप वो बात करें जो उसको गवारा गुजरे। तो नागवार गुजरने वाली बात को भी जब आप पसंद हाँ। करेंगे तो फिर आपका आर्ट्स और क्रिएटिव आर्ट्स ग्रो करेगा। हम्म। क्योंकि वो कहता है कि मुझे, जैसे जॉर्ज लुकास ने कहा कि टेक्नोलॉजी और आर्ट गो हैंड इन हैंड। वो, आप टेक्नोलॉजी एक स्पेस देती है और आर्ट्स कहता है कि इस स्पेस को मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो टेक्नोलॉजी को अपने आप को फैलाना पड़ता है। तो आर्ट तो टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन कर देता है, तो आर्ट सोसाइटी को भी क्वेश्चन कर देता है। वो कहता है मुझे इससे ज़्यादा फैलना है, मुझे इससे आगे जाना है। तो उस वजह से आर्ट्स का जो बैरियर है वो आप लगा नहीं सकते। तो जब आप उसे बैरियर लगाएंगे तो आर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर आर्ट ग्रो नहीं करता। तो आर्ट को ग्रो करने के लिए आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और डायलॉग और एक फ़िज़ा ऐसी चाहिए जिसमें बात हो सके। तो जब बात होगी तो उसमें फिर बात बनती चली जाएगी। तो ये है मसला। इसमें जो आपने एक और बात की कि इंडिया ने जो एक और चीज़ जो इंडिया ने की या इंडियन सिनेमा ने की, वो ये थी कि उन्होंने बायोपिक्स बनाई। अपने हीरोज की, वो भी जो कुछ भी कर गए थे उनको भी हम्म। ऐसा सर पे चढ़ाया है। हाँ वी हैव सो मेनी ऑफ देम। अभी हाँ रिसेंटली बेशक कंट्रोवर्शियल बन गया मगर अरशद नदीम पे अभी तक फिल्म आ चुकी होती है इंडिया में। हाँ, इंडिया में आ जाती। लेकिन इंडिया में तो शाहिद साहब पे भी फिल्म आ जाती, शायद सही नदीम बात साहब पे है। फिल्म आई होती। हाँ हाँ तो इस तरह के कितने लोग हैं हाँ। जो जिन पे हम यानी कि फिल्म अगर स्ट्रांग होती या बन रही होती तो फिर इस तरह के लोगों पे फिल्म बनती। और जब इस तरह के लोगों पे फिल्म बनती तो ये लोग रोल मॉडल बनते। तो जब ये लोग रोल मॉडल बनते तो फिर हमारी तरह के जो उनके रोल मॉडल, अभी तो 4-5 होंगे, सिर्फ ज़्यादा लोग होते। और वो ज़्यादा लोग अगर होते तो वो फिर एक ज़्यादा बेहतर मुआशरा, एक ज़्यादा बेहतर ग्रो, क्योंकि बेसिकली सारी चीज़ें इकॉनमी पे चल रही हैं ना। इकॉनमी आपकी बेसिक बैकबोन है किसी, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इज़ द रियल फ्रीडम। और इकोनॉमिक फ्रीडम जो है उसकी बेसिक जो बात है, या जो बेसिक जहाँ से इकोनॉमिक फ्रीडम आता है आप में, वो अजीब सी बात करने लगा हूँ कि आज के दौर में वो क्रिएटिव प्रोसेस से आता है। आप जितने क्रिएटिव होंगे ना, क्योंकि आप नए आइडिया लेकर आएंगे, आपको साइंस में भी क्रिएटिव होना है, अपने आर्ट्स में भी क्रिएटिव होना है, आपने क्रिएटिव आइडिया लेकर आना है। तो आपने इस पूरी जो नई दुनिया है ना, उसमें फिर आपने लीड करना है। तो दैट इज़, आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज। हमने इसको क्योंकि उस तरह से सेलिब्रेट ही नहीं किया, इसको समझा ही नहीं उस तरह से। तो हमें एक तो बायोपिक्स बनानी चाहिए सिनेमा को, और सिनेमा को इन लोगों को सारे जो छोटे छोटे कोई बहुत ही आम सा शख्स भी जो हो ना, उसकी भी लाइफ पे कहानी होनी चाहिए, ताकि वो उस तरह के और लोग पैदा हों जिसको हम आम समझ रहे होते हैं बड़ा ख़ास होता है, और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इनटू हिज हर फील्ड जो भी है। तो उस पे ऊपर, और इस तरह ये मैं समझता हूँ बड़ा काम था। और उसमें अगर हम फिल्म बनाते भी हैं, जो फ़ौज की आपने बात की है, उस पर अगर हम 6 सितंबर पे फिल्म बनाएंगे तो हम एक नारा सा मार देंगे। उस कहानी में ना वो नहीं आता, एक जिसे कहते हैं कि हाँ, एक जो पकड़े कहानी आपको, उसके लिए फिर यह है कि आपको दोबारा फिर वही उस तरह के रोल मॉडल बनाने पड़ते हैं जो जिनमें टेक्सचर हो, जो जिनमें दर्द हो, जिसको आप कहते हैं ना स्क्रैच कर सकें। तो वो कहानी में भी वो बात चाहिए ना। तो उस वजह से फिर सिनेमा भी जो है ना वो नारा सा मार के रह जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि, लेकिन ये कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बट इट्स अ वेरी होपफुल स्टेट ऑल्सो,
क्योंकि जब हमने अभी कॉन्फ्रेंस भी की उसमें भी हमारे जो पेपर्स आए हैं, लोग जिन्होंने बात की हैं जो, उसमें क्योंकि कोलैबोरेटिव है तो कुछ आर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे गेमिंग है या एनिमेशन है या वो, तो उसके लोग हैं, जैसे वो फिल्म में आ रहे हैं, तो भी ग्लास वर्कर जैसे एक फिल्म बनी, तो वो लोग हैं जो किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से या टेक्नोलॉजी उन्हें जोड़ रही है, तो कन्वर्ज हो रहा है ना सारा कुछ इनटू ऑनटू वन स्क्रीन, तो उसमें हर पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से होपफुल है सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि ये को बहुत होपलेस में चला गया हूँ, ऐसा नहीं है, इट्स होपफुल, वी नीड टू जस्ट थिंक अबाउट इट। तो रिसोर्सेज या चीज़ें ऐसे जुड़ जाएंगी कि हमने यार इनको सेलिब्रेट करना है या हमने अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करना है, उसमें बहुत से हैं। मतलब फिर हॉकी को जब आपने खड़ा करना होगा तो अब हॉकी पे एक फिल्म बनाए ना समीउल्लाह पे, तो खड़ी होगी हॉकी। तो बेसिकली फिल्म जो है वो आपकी पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री को या पूरी इंडस्ट्री को या पूरे मुल्क के लिए एक बैकबोन होती है। आप देख लें इंडिया, उन्होंने कबड्डी को करना था, फिल्म बना दी, कबड्डी चल पे। ऐसे ही है बिल्कुल, और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है उस पे, हाँ, वो मैंने भी रिसेंटली दोबारा से देखी। जो आमिर खान वाली फिल्म है वो बड़ी कमाल है, और हाँ, जो दोनों सलमान खान वाली भी। तो वो फिल्में जो हैं ये उन्होंने रिवाइव कर दिया पूरी इंडस्ट्री को, तो इस तरह से है। अच्छा, आप बड़े क्या कहना चाहिए, शायद आपकी पर्सनालिटी ऐसी है या आपने फील्ड ऐसी चूज की या जो भी, कि आप ना बहुत रोशन ख्याल हैं, और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन को भी थोड़ा सा उस तरह का एंगल दिया जाता है कि तस्वीरें बनानी होती हैं, ये वो, एक समझ रहे हैं ना आप। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक परसेप्शन है कि वो एक काफ़ी कंजर्वेटिव जगह है, वहाँ पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पे कोई चैलेंजेस आते हैं आपको एक ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट को चलाने में? जितना पंजाब यूनिवर्सिटी ना एक मिनी पाकिस्तान है, तो जितना चैलेंज पाकिस्तान में उतना पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, और चैलेंज ना हो तो फिर आपको मजा ही नहीं आता कुछ भी करने, तो वो है। लेकिन ये है कि इट्स अ वंडरफुल प्लेस, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और अपने अपने ख्यालात के साथ आते हैं, लेकिन हमें इस बात को मैं कभी सोचता ही नहीं कि वो आए कैसे, मैं ये सोचता हूँ गए कैसे हैं। तो जब वो जाते हैं तो फिर वो हमारे रंग में होते हैं। तो ये आई थिंक दैट्स द सक्सेस स्टोरी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, कि वहाँ पे जो लोग आ जाते हैं और वो जब वापस अपने अपने इलाकों में जाते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या हमारी सोच लेके जाते हैं और वो उस सोच को आगे लेके बढ़ाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिट कंजर्वेटिव, क्योंकि हमारा मुल्क ही थोड़ा सा उसमें, जिस तरह मैंने कहा कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी नहीं, लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो बहुत से लोग थिएटर करते हैं, बहुत से लोग म्यूज़िक करते हैं। हमने अभी ये सीट्स भी इसमें हैं, स्पेशल सीट्स जो होती है ना, ये मतलब अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप म्यूजिक कर सकते हैं तो उसमें एक मतलब यू कैन गेट एडमिशन, उसमें वो एडमिशन में आ जाता है उनका। तो उस तरह से ऑडिशन होता है कोई? उसका ऑडिशंस होते हैं, उसके ऑडिशंस होते हैं, और वो बड़े सीजन्ड लोग, जैसे क्रिकेट में भी जो टॉप लाइनर्स हैं या इस तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उसमें तो वो लोग आके, उसमें हर जो डिपार्टमेंट है उसमें सीट्स हैं और वहाँ पे वो एडमिशन, तो वो लोग काम करते हैं ये वाला सारा, और वो अपने अपने, ज़ाहिर है कि एक मैथमेटिशियन को भी ना फिल्म मेकर चाहिए कि वो उसके ऊपर को फिल्म बने, तो लोगों को जैसे हमें ये देखे ना, ये जो फिल्म बनी अभी एटम बम के ऊपर, जो उस बंदे का, उसका हमें पता ही नहीं था, वो फिल्म ने हमें बताया ना। तो बेसिकली आपके जितने भी फील्ड्स हैं उनको अब इस वक्त ज़रूरत है कि वो उस क्रिएटिविटी के साथ जुड़ें, ताकि वो नजर आए दुनिया को, वरना तो वो कहानी नहीं होगी उनकी। तो कहानी कहने के हैं, मोर नाचा जंगल में किसने देखा। हाँ, किसने देखा। हाँ, तो हमारे इतने मोर नाच चुके हैं, किसी ने नहीं देखा। हाँ। अच्छा, सो अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं पाकिस्तानी सिनेमा को लेके या उसकी रिसर्च पे लेके? बेसिकली मैं तो टीचर हूँ ना, जो मेरा एक बेसिक फील्ड है वो तो टीचिंग है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं यूथ के लिए या मेरे यंग जो उनके लिए मैं कुछ नए से नई चीज़ें कर सकूं। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ नए कोर्सेज, जैसे एनिमेशन है, गेमिंग है, और जो हमारा ग्राफिक्स, क्योंकि आप देखिए जो पिछले 10 सालों में अगर आप गौर करें तो जो सिनेमा ग्राफिक्स में चीज़ें, जैसे ये वाला भी मुझे नहीं पता था कि यहाँ हो रहा है, तो जो ग्राफिक्स ने काम किया है ना इस क्रोमा स्क्रीन के साथ, वो कमाल है। और उसमें ये जो तमिल इंडस्ट्री की जो सिनेमा है वो भी नहीं, मतलब वो कोई भी नहीं कर सका जिस तरह वो फिल्म बना। तो ग्राफिक्स का एक फील्ड है जो इवॉल्व कर रहा है,
और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे, मैं आपके तवसत से ये सबको कहूँगा कि इसमें ये है जो फील्ड ग्रो कर रहा है और अगले 30 साल इस फील्ड के, और इसमें जितने आएंगे ना फिर उसमें अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी इनके पास आपने लोग। अपनी तलाश करनी है। हाँ, तो ये है, तो उसमें फिर ये रास्ते हम चाहता हूँ इस तरह के खुलें और उसमें ये लोग हमारे जो यूथ है वो जुड़े, और हम उसके अलावा थिएटर, जो नाटक का थिएटर करते हैं उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि यूथ के लिए जो यूथ के मौज़ूआत हैं, उनके जो प्रॉब्लम है उनको हम हाईलाइट कर सकें। और बाकी यही बेसिक एम ऑब्जेक्टिव मेरा रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे से बाद में जो यूथ है, वो मेरे से वैसे आगे हैं काफ़ी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में उसमें बहुत आगे हैं, लेकिन हम उनके लिए अगर कोई रास्ते बना सकें या कोई चीज़ आसानी पैदा कर सकें, तो आई थिंक दैट्स माई एम ऑफ माई लाइफ। तो मैं इस पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, कोशिश यही रहती है। आपने पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि अजोका भी जिहाद है, तो आपके जो प्लान्स हैं मैं उनको भी जिहाद से ही मंसूब करूंगी कि आप सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन में लेके आना चाह रहे हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। अफसोस के साथ हमारा वक्त हो गया है ख़त्म। आपके साथ बात करने का बड़ा मज़ा आया बहुत मुझे। शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई विश यू द बेस्ट। और आपसे मुलाकात तो दोबारा हो गई है, जोका के बड़े क्लोज हैं और मुझे पता है अगली जी जो जी भी अमन। प्रोडक्शन होगी उसमें ये भी शाना बशाना हिस्सा लेंगे और सपोर्ट करेंगे। जी, तो अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ वंडरफुल एक मीटिंग, और बड़ी फॉर्मल और इनफॉर्मल और ज़बरदस्त। इसी के साथ आज हमारा एपिसोड होता है ख़त्म। अहमद बिलाल हमारे गेस्ट थे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए अजोका पॉडकास्ट।